According to the de Broglie's interpretation, we were studying the quantized energy. अब quantized energy में total energy हम ये करेंगे total energy for an electron जो कि orbit कर रहा है around the nucleus of the hydrogen atom is equal to the sum of the kinetic energy and the potential energy. First of all हम इसमें से kinetic energy determine करते हैं और उसके बाद potential energy और दोनों का फिर sum लेके हम total energy determine करेंगे. Kinetic energy is equal to half mv square. अब क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इट इज ऑर्बिटिंग, अगर वो ऑर्बिट कर रहा है सर्कल में मूव कर रहा है तो इट मींस कि सेंटीमीटर फोर्स भी इस पे अप्लाई हो रही है. तो हम सेंटीमीटर फोर्स एक फोर्स होगी जो एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, ऑर्बिट जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा बाय अ कूलम फोर्स. तो सेंटीमीटर फोर्स will be equal to the Coulomb's force. अगर ये दोनों फोर्सेस सेम है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. mv square, n is the velocity of that electron which is orbiting, rn radius of the orbit और ये आपकी Coulomb's force ke square over rn. रीअरेंज करने के बाद mv square is equal to यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हाफ. सबसे पहले सेंटीमीटर फोर्स और कूलम्स फोर्स को आपस में इक्वेट किया. ये आपकी सेंटीमीटर mv स्क्वायर ओवर rn और ये आपकी कूलम्स फोर्स के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. दोनों को इक्वेट करने के बाद देखिए मल्टीप्लाई किया है हाफ से ऑन बोथ साइड. नाउ दिस टर्म हैज बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज orbiting around the nucleus. Now here comes the potential energy. Potential energy will be equal to K is the Coulomb's constant, E the electron, and R is the radius of that orbit. And it is the absolute potential at a distance Rn. ये जो Rn distance है ये radius of the circle है और radius किसमें है कि proton is lying at the nucleus while electron is lying outside it. ये जो ऑर्बिट में लाई कर रहा है इस ऑर्बिट का रेडियस Rn है तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कहेंगे कि इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ Rn. अब ये कंसीडर करते हैं कि सिंस के वर्क जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाएगी. अगर ये इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाएगा. अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द अदर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज द सेम बट उसकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है. तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव के साथ लिख दिया और दूसरा पॉजिटिव के साथ दिया. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर Rn. ये हमारे पास जो टर्म आ गई ये पोटेंशियल एनर्जी है. दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ यू विल फाइंड द टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी को डिटरमिन करने से पहले
हमें क्या करिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है बिकॉज कि हमारी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो नेगेटिव साइन है फॉर द इलेक्ट्रॉन। नाउ द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ दिस, ये टोटल एनर्जी it will be equal to the kinetic energy plus the potential energy. ये हमने ऐड करके लिख लिया, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के ई स्क्वायर ओवर आर एन की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले ये एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया। आफ्टर मिसिंग कि आपके पास जो एंड पे टोटल एनर्जी आ गई के ई स्क्वायर ओवर 2 RN। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास टर्म आ गई फॉर द टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी में जो पहले से हमने डिटरमिन किया था रेडियस, इस रेडियस को हम पुट करेंगे। इसको रेडियस को पुट करने के बाद जब हम इसको एनर्जी के अंदर डालेंगे, हम हमारे पास एनर्जी की वैल्यू विल बी इक्वल टू, आपकी वैल्यू आ जाएगी के ई स्क्वायर ओवर 2, और इसमें ये पूरी वैल्यू आप डाल देंगे, और एन की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये इसकी वैल्यू को आपने पुट किया, क्या चीज इसके अंदर कैंसिल हो सकती है, इसके अंदर कोई चीज कैंसिल नहीं हुई। आप देखें इसकी जो वैल्यू है, साथ में नेगेटिव साइन भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें ये जो टोटल एनर्जी है जिसमें आपने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को पुट किया है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। अब रीअरेंज करके इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, अभी हमने डिनोमिनेटर में इसको पुट किया है। अब इसमें से 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करें तो ये 1/n² अलग लिखेंगे, बाकी के ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एन E square will be equal to the energy of that electron। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी आपने फर्स्ट ऑर्बिट में देखनी है, वो एनर्जी विल बी डिनोटेड बाय ई नॉट, और यहाँ पे 1/n², यानी डिफरेंट ऑर्बिट्स पे एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए 1/n² में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, 1 2 3 4, आप इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो यू कैन डिटरमिन द एनर्जी फॉर ईच ऑर्बिट ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज लाइंग। आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एनर्जी लेवल के ऊपर लाई कर रहा है, तो बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला आप डिटरमिन कर सकते हैं। 1/n² इसका अलग से आ जाएगा, और ये के स्क्वायर ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एम divided by 8 square will be equal to the energy of the first order। अब ये सेम आप देख सकते हैं इसके अंदर अवेलेबल है, जो आपको शो करवा रही है कि ये आपकी एनर्जी की वैल्यू, दिस इज द एनर्जी वैल्यू, और ये आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू, इट्स वैल्यू वाज इक्वल टू 13.6 electron volt, which is the energy required to completely remove an electron from the first Bohr orbit। यानी अगर आपने इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आप ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में से रिमूव कर सकते हैं, और दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी, एंड इट इज नोन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। The ionization energy may be provided to the electron by collision with any एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आप उस एनर्जी को सप्लाई कर दे उस इलेक्ट्रॉन में, देन यू कैन रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट। द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड so that it can supply the required ionization energy is known as the ionization potential। वो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो कि ये सप्लाई कर दे आपको रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं।
और ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड है बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एन की वैल्यूज आपको अलाउड लेवल्स आपको पता है कि 1 2 3 इसकी अलाउड लेवल्स हैं। दीज आर द अलाउड लेवल्स शोन ओवर हियर, यू कैन सी दैट कि इसमें डिफरेंट अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं जिस पे आप ये मूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये मेजर्ड एनर्जीज हैं और ये मेजर्ड एनर्जीज की वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्योंकि एक सिंपलेस्ट मॉडल है इट इज, तो ये बोहर थ्योरी को बहुत बेहतरीन तरीके से परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम लोएस्ट एनर्जी लेवल पे लाई करता है, दैट इज n इक्वल टू 1, और इस स्टेट को हम नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टू सम हायर ऑब्जेक्ट देन दैट स्टेट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ट्रांजिशन होगी टू इट्स नॉर्मल और ग्राउंड से, इट विल रिलीज एनर्जी। जो एनर्जी उसको उसने एब्जॉर्ब की थी, इट विल रिलीज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी and come into a normal state. The potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in an atom from its ground state to some higher state is known as the excitation potential. कि जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है उसको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है कि वो एनर्जी वो सप्लाई करे ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके, ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम इट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 1 स्टेट के ऊपर जो वो लाई कर रहा है टू सम हायर स्टेट, दिस इज नोन एज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। और एक्साइटेशन पोटेंशियल अब इसके लिहाज से हमने स्टडी करना है कि हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक हाई लेवल पे लाई करता है तो वो डी एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा, देन इट विल इमिट रेडिएशन। अब वो जो रेडिएशन वो इमिट करता है, ये फोटॉन्स की एनर्जी इमिट करता है, उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। The results derived from the energy levels along with the postulate 3, along with the postulate 3 postulate क्या कहता था कि according to the Bohr's interpretation कि जब बोहर ने postulate 3 किया कि whenever the electron jumps from a high energy level to a lower energy level, it will emit a photon of energy that is equal to the difference of the energy। यानी दो जो लेवल्स के दरमियान वो ट्रांजिशन हो रही है उसकी एनर्जी की डिफरेंस के ऊपर एनर्जी जो इमिट की जा रही है, इमिशन ऑफ द फोटोन हो रहा है, वो एनर्जी इसकी सप्लाई की जाती है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोटेंशियल, sorry, the magnitude of that photon is equal to the difference of that energy state, the two states in which the transition is taking place. अब इसे suppose that the electron in the hydrogen atom is excited to a state, कोई nth space state है एनर्जी की, उसमें एक्साइट किया जा रहा है। अब ये ट्रांजिशन टू अ सम लोअर स्टेट करेगा। फॉर इंस्टेंस इन्होंने कंसिडर किया कि एक पी स्टेट है, एन स्टेट से पी स्टेट, पी एन इज अ हायर एनर्जी स्टेट जबकि पी स्टेट एक लोअर एनर्जी स्टेट है, तो इट विल इमिट अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट। अब अगर एनर्जी एन स्टेट के ऊपर ई एन है और पी स्टेट के ऊपर ई पी है, तो ये दोनों के डिफरेंस के इक्वल फोटोन की एनर्जी इमिट होगी। अच्छा, सिमिलरली अगर कंसीडर करें इस केस में उन्होंने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को ई नॉट से डिनोट किया हुआ है। अगर ई नॉट की एनर्जी से हम डिनोट करें बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द टोटल एनर्जी, हम इसमें देखेंगे 1/n² ई नॉट के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ई नॉट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच वाज मेजर्ड बाय दैट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। अच्छा, अब इसके अंदर जो अपनी ये लोअर एनर्जी स्टेट है इसकी भी आप एनर्जी डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब इसको पुट कर दिया गया है इन दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर आपका ये जो HF है, इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच हैज बीन इमिटेड। अब F को रिप्लेस किया गया है C के साथ, C और लेम्टा के साथ, और HC को ये देखें इक्वालिटी के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास E नॉट ओवर HC इट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट दैट इज राइटबर्ग कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1.09
74 into 10⁻⁷। अब ये जो फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये जो पहले हमने सीरीज कंसिडर की थी जिसमें हमारे पास लाइमन, बार्मर, पास्चन और पीफंड सीरीज थी, वो भी बेस करता था इसी जनरल फॉर्मूले के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर, उसने बोहर की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसने इसको प्रूव किया कि जो पहले एज्यूम की गई थी वो सीरीज, इट वाज बीइंग द इंपेरिकल फॉर्मूला जो किया होता, इसको डिराइव किया गया है इन रिलेशन में बाय यूजिंग अ सिंपल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें आप डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के साथ कर सकते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल ये पी जो है वो डिनोट कर रहा है किसी लोअर एनर्जी लेवल को, और एन जो है वो हाई एनर्जी लेवल का, जैसे कि हम कंसीडर करते थे फॉर द लाइमन सीरीज, पी वाज इक्वल टू 1 while n was equal to can have value from 2 3 4 5। इसी तरह बार्मर सीरीज के लिए p की वैल्यू जो थी उसका लोअर स्टेट p was equal to 2 और की हायर स्टेज 3 4 5 इस तरह से लाई कर सकती है डिफरेंट एनर्जी स्टेज की, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को डिटरमिन किया जा सकता है। Now comes the inner shell transition and the characteristic X-rays. The transitions of electrons in the hydrogen or other light elements results in the emission of spectral lines in the infrared, visible or ultraviolet regions of the electromagnetic spectrum due to small energy difference in the transition. अब जैसे ये सीरीज पहले डिटरमिन की गई थी, इसमें भी आपने देखा था कि बार्मर सीरीज जो थी विजिबल रीजन में रेडिएशन इमिट करती है, लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में, पास्चन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में, जबकि ब्रैकेट और प्रीफंड फार इंफ्रारेड रीजन के ऊपर इमिशन करती है रेडिएशन की। अब इसके अंदर डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम है। अब इसमें कंसिडर किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हैवी एटम है और उसके अबाउट जो ऑर्बिट्स हैं, जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें इट इज डिनोटेड बाय, इट इज लेबल्ड एज KLMNO। ये शेल्स हैं जो कि, और जो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है वो K शेल है, उससे नेक्स्ट पे L लाई कर रहा है, उससे नेक्स्ट पे M है और लास्ट में बिल्कुल N है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन इनर शेल्स के अंदर टाइटली, जितना ज्यादा ये क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा उतना ही टाइटली बॉन्डेड होगा इलेक्ट्रॉन, इतना ही डिफिकल्ट है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, आफ्टर एक्साइटेशन व्हेन एन एटम रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट। अब कंसीडर करते हैं ये टाइटली पर आपने उसको एनर्जी सप्लाई की, द एक्साइटेशन पोटेंशियल उसको मिला और एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब आफ्टर एक्साइटेशन जब एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट पर रिटर्न करना है तो इट विल इमिट फोटॉन्स, फोटॉन्स हैविंग एनर्जी इन विच की आपकी वो एनर्जी लार्जर एनर्जी वो इमिट करेगा। अगर उसकी हम कंसीडर करते हैं कि वो जब ट्रांजिशन करता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन in a heavy atom gives rise to emission of higher energy protons, यानी इनर शेल का जितना भी इनर क्लोज टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करेगा या इमिट करेगा। These X-ray it will give a high energy photon and these high energy photons are known as X-rays। और ये X-rays consist of होते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ की और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, आपके पास ये रेडिएशन इमिट होती हैं जो कि हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। These are the characteristics of the X-rays। और हम अगर स्टडी करें ये एक्सरेज जो हैं इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर मटेरियल को डिटरमिन करने के लिए एक्सरेज को स्टडी किया। नाउ कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि अगर आपने प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस द एक्सरेज। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे एक फिलामेंट है, फिलामेंट के साथ एक कैथोड लगा हुआ है, तो यहाँ उसको सप्लाई की जा रही है लो वोल्टेज दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसका एक कनेक्शन जो है दैट इज फॉर द हाई वोल्टेज और वो भी अल्टरनेटिंग टाइप की है, और ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिट किए गए हैं। और जब ये फिलामेंट कैथोड की, जो कैथोड में एक फिलामेंट जो लाई कर रही है, जब इसको हीटअप किया जाता है इट विल इमिट इलेक्ट्रॉन और जो कि एक्सेलरेट करेंगे एंड दे एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे ये एनोड लाई कर रहा है, इस पे एनोड की तरफ मूव करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जो है
दैट इज द ये टंगस्टन डिस्क जो अप्लाई की हुई है, टंगस्टन डिस्क ये एनोड का काम कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ड्यू टू द फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट वो एक्सेलरेट करके टुवर्ड्स द एनोड मूव करें। और जब वो एनोड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए सर्किट में एक कूलिंग सिस्टम भी है, ये स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टारगेट से करेंगे जो कि टंगस्टन डिस्क है, एंड दे विल सप्लाई द एनर्जी। और इसकी एनर्जी जो है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो इट्स एनर्जी विल बी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू ये V इज द पोटेंशियल एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो VE के इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब ये स्ट्राइक करते हैं टारगेट को विच इज मेड ऑफ टंगस्टन एंड और एनी अदर हैवी एलिमेंट, जब इसमें कोलिजन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनर मोस्ट शेल में से के या एल शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। अब जब वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ग्राउंड स्टेट से एक एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे। अब देर बाय जब ये वैकेंसी प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये नॉकआउट करते हैं के या एल शेल से, तो कोई हाई लेवल से वो वैकेंसी जो कि आफ्टर रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब वो नॉक करते हैं कोलाइड करते हैं विद द के और एल शेल इलेक्ट्रॉन, उस वैकेंसी या होल को फिल करने के लिए कोई हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करते हैं इन ऑर्डर टू फिल दैट स्पेस और वैकेंसी। और जब वो जंप करते हैं, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि जंप करते हैं एक कोई एल शेल से के शेल में ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फिल दैट वैकेंसी। इससे क्या होगा उसकी दे विल emit energy, they will emit energy photon of energy। और जो कि हम कहेंगे कि के अल्फा की फॉर्म में, कि अगर नेबरिंग से करते हैं जैसे के और एल जो है वो नेबरिंग में लाइक करते हैं, अगर वो उनके दरमियान ट्रांजिशन होगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो के अल्फा की फॉर्म में आएगा। और अगर हम कंसीडर करते हैं कि एल से ऊपर कौन सा शेल लाइक कर रहा है, यहाँ पे आप शेल देख सकते हैं ये, अगर यहाँ एम से के शेल के ऊपर जाएगा, एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके ट्रांजिशन होकर यहाँ के पे जो वैकेंसी लाई कर रही है उस पे ट्रांजिशन करेगा, तो इट विल इमिट एनर्जी विल बी दैट विल बी इक्वल टू के बीटा। अगर बिल्कुल अपने नियरेस्ट नेबर से इलेक्ट्रॉन फिल करेगा वैकेंसी तो वो के अल्फा होगी, अगर नेबर से नेक्स्ट में करेगा तो वो के बीटा की फॉर्म में आपकी फोटोन इमिट होगा। The photons emitted in a transition such that is inertial transition are called characteristic X-rays because their energies depend upon the type of the target। और यूजुअली हैवी एलिमेंट्स को रखा जाता है टारगेट के लिए, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, इन मेटल्स को रखा जाता है एज एन एनोड। The holes created in the L and M shells are occupied by the transition electrons from higher state, creating more X-rays। अब एक इलेक्ट्रॉन देखिए, कंसिडर किया आपने जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, उन्होंने नॉकआउट किया के शेल के इलेक्ट्रॉन को और उसको फिल करने के लिए एल शेल से एक है, तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन की जब ट्रांजिशन हुई तो एल शेल के अंदर एक वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए उससे हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेंगे और फॉर ईच ट्रांजिशन दे विल एमिट एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी की उस फॉर्म में होगी, ये आपकी एनर्जी एक सेम मैग्नीट्यूड की एनर्जी नहीं होगी, आपकी डिस्क्रीट एनर्जीज होंगी, डिफरेंट एनर्जीज होंगी। सो यू विल नॉट गेट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यू विल गेट अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और इसके अंदर सॉरी डिस्क्रीट एनर्जीज आपको मिलेंगी इसके अंदर, और एक डिस्क्रीट एनर्जीज क्रिएट करेंगी एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम is